गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्य अवस्था में देखेंगे। आपको बताया गया था केपी तथा केसी में संबंध। केपी तथा केसी में संबंध, केसी में संबंध, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, जहाँ केपी आंशिक दाब पर साम्य स्थिरांक है और केसी मोलर सांद्रता पर साम्य स्थिरांक है। ये संबंध आपको बताया गया था, ध्यान दीजिएगा कि केपी इक्वल टू केसी और आरटी पावर डेल्टा एन, ये संबंध है। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक है, टी परम ताप है, और डेल्टा एन किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में परिवर्तन है। तो इस पर हम एक आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कि 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 817 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 प्लस सी, CO2 प्लस सी इक्वल टू 2CO के लिए केपी के लिए केपी 10 वायुमंडल, केपी 10 वायुमंडल है, 10 वायुमंडल है। 817 डिग्री सेल्सियस ताप पर केसी की गणना कीजिए, केसी की गणना कीजिए। तो सवाल देखेंगे। सवाल है 817 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया CO2 प्लस सी इक्वल टू 2CO के लिए केपी दिया है 10 वायुमंडल। 817 डिग्री सेल्सियस ताप पर केसी की गणना कीजिए। तो सवाल देखेंगे, सूत्र क्या लगेगा। केसी का मान गणना करना है तो ये हो जाएगा केपी बराबर केसी और आरटी पावर डेल्टा एन। सब लोग जान गए। अब देखेंगे, केपी दिया है 10, केसी मान हमें ज्ञात करना है। आर का मान 0.082 लीटर वायुमंडल होता है, ये वैल्यू। और टी दिया है कितना? 817 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे 273, ये हो जाएगा कितना? 1090। कितना हो गया? 1090। डेल्टा एन बराबर क्या? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो CO2 का 1 मोल, C का 1 मोल, तो 1 1 2 और 2 मोल यहाँ प्रोडक्ट हो गया। तो यार डेल्टा एन क्या है? ध्यान देंगे, डेल्टा एन इक्वल टू N2 माइनस N1 बराबर क्या? N2 है, N1 है। प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या N2 और रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या यानी अभिकारक का N1। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे,
देखेंगे डेल्टा एन का मान यहाँ जो है 0 आ रहा है, लेकिन 0 नहीं। अब देखो सवाल में एक चीज और देखना है, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, कार्बन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, CO2 किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, कार्बन मोनोऑक्साइड किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो जितने गैसियस स्टेट में होंगे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट उसी को घटाना है। तो प्रोडक्ट हमारा कितना है N2 कितना है 2, कितना है 2, और रिएक्टेंट में कितना है गैसियस स्टेट में 1। तो यहाँ हम 2 - 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना 1। अब वैल्यू पुट कर दो, या Kc बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा Kc बराबर Kp बाई क्या हो जाएगा RT पावर डेल्टा n, RT पावर डेल्टा n। तो ये Kc बराबर क्या हो गया, Kp का मान 10 बटे R का मान 0821 गुणे T का मान है 1090, ठीक है। ये हो गया पावर कितना 1 की, डेल्टा एन का मान कितना है 1 है, तो पावर 1 हो गया। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.11 मोल प्रति लीटर, 0.11 मोल प्रति लीटर। इस सिंगल टाइप का सवाल है, Kp और Kc में संबंध की व्याख्या कर रहा है ना। तो ध्यान देंगे, सवाल एक बार और देख लेंगे। 800 डिग्री सेल्सियस 817 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया CO2 + C = 2Cu के लिए Kp 10 वायुमंडल है। 817 डिग्री सेल्सियस ताप पर Kc की गणना कीजिए। Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा n संबंध होता है। Kp का मान 10 दिया है, Kc हमें फाइंड करना है। R = 0.0821 वायुमंडल होता है। T परम ताप 817 में 273 जोड़ेंगे 1090 हो जाएगा। डेल्टा n का मान N2 - N1 से, ध्यान देना N2 क्या घटाएंगे गैसियस स्टेट, N1 भी क्या घटाएंगे गैसियस स्टेट। कार्बन सॉलिड स्टेट में है तो कार्बन को लेना नहीं है, तो CO का मान है 2 यानी 2 यानी N2 यानी 2 माइनस करेंगे, CO2 की संख्या 1 है तो -1 = 1, वैल्यू पुट कर देंगे। Kc बराबर Kp बाई RT पावर डेल्टा n हो जाएगा, और वैल्यू पुट करके हल कर देंगे 0.1 आ जाएगा। आगे बात समझ में। इसी टाइप का एक और सवाल आप लोग देख रहे हैं, Kp और Kc में संबंध के जो न्यूमेरिकल हैं उसे आप एक सवाल और देखें। दिया है क्वेश्चन 445 डिग्री सेल्सियस ताप पर 445 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया H2 I2 = 2HI के लिए Kc दिया है 50, तो Kp की गणना कीजिए। Kp की गणना कीजिए। अब ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा n। अब ध्यान देंगे, इसके लिए ध्यान देंगे डेल्टा n ये भी गैसियस स्टेट में है, I2 भी गैसियस और 2HI भी गैसियस स्टेट में है। तो डेल्टा n का मान हो जाएगा N2 - N1, ये हो जाएगा क्या 2 - 2 = 0, ठीक। अब सिंपल सी बात है कि Kp का मान कितना दिया है, Kc का मान 50 दिया है, तो ये Kp बराबर हो गया 50 गुणे RT पावर डेल्टा n का मान 0 कर दो, तो ये Kp बराबर क्या आ जाएगा 50।
Kp बराबर क्या आ जाएगा 50। आगे बात समझ में। आर और टी का मान यहाँ रखना ही नहीं है क्योंकि डेल्टा एन का मान 0 आ जाए तो आर और टी का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो टोटल का मतलब 1 होगा और 50 गुणे 1 माने 50, सीधी सी बात है। Kp बराबर आ गया 50। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आप देखेंगे सम स्थिरांक, देखेंगे इधर देखो, डेल्टा एन Kp तथा Kc में संबंध कंपटीशन टॉपिक है। क्या है कंपटीशन टॉपिक? डेल्टा एन Kp Kc में संबंध। इसके 3 संबंध होते हैं। क्या होते हैं? नंबर 1, डेल्टा एन इक्वल टू 0 तो Kp बराबर Kc। अभी अभी आपने देखा कि डेल्टा एन का मान 0 आया था और Kp का मान 50 दिया गया था, तो Kc का मान भी 50 ही निकला। तो डेल्टा एन बराबर 0 तो Kp बराबर क्या हो गया? Kc। दूसरा केस है, डेल्टा एन बड़ा है किससे? 0 से, तो हमेशा Kp जो है छोटा हो जाएगा Kc से। यदि डेल्टा एन का मान बड़ा होगा 0 से तो हमेशा Kp का मान छोटा होगा किससे? Kc से। यानी डेल्टा एन बड़ा होगा और Kc का मान ज्यादा होगा, यानी डेल्टा एन का मान बढ़ा तो Kc का मान बढ़ा, सम स्थिरांक का मान बढ़ा। और सम स्थिरांक का मान बढ़ा माने क्या? अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा पॉइंट दे दिया है, डेल्टा एन छोटा है 0 से तो क्या होगा? ध्यान देंगे, 1 मिनट, देखो यहाँ गलती हो रहा है। Kp बड़ा होगा, यहाँ पे Kp बड़ा होगा, Kp छोटा होगा Kc से। यदि डेल्टा, देखो दूसरा और तीसरे केस में, दूसरे केस में थोड़ा सा साइन में प्रॉब्लम हुआ, तो Kp बड़ा होगा Kc से जब डेल्टा एन का मान 0 होगा। 0 से डेल्टा एन का मान क्या होगा? बड़ा। 0 से बड़ा है डेल्टा एन का मान तो Kp बड़ा होगा किससे? Kc से। और डेल्टा एन का मान छोटा होगा 0 से तो Kp छोटा होगा Kc से। ये 3 संबंध हैं। अब नंबर आता है साम्य स्थिरांक का महत्व। साम्य स्थिरांक का महत्व है ना, ध्यान दीजिएगा। साम्य स्थिरांक का महत्व। साम्य स्थिरांक के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, अभिक्रिया के अग्र दिशा होने की प्रवृत्ति की माप में। अभिक्रिया के अग्र दिशा में होने की प्रवृत्ति की माप में Kc का मान जितना ही ज्यादा होगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में उतना ही अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में उतना ही अधिक होगा। ठीक, अब देखेंगे प्रोडक्ट के स्थायित्व की माप में। प्रोडक्ट के स्थायित्व की माप में साम्य स्थिरांक का मान, Kc का मान जितना ही ज्यादा होगा, प्रोडक्ट उतना ही अधिक अस्थायी होगा। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि निम्न में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अस्थायी है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान दिया रहेगा। तो जिसका मान ज्यादा होगा वह क्या होगा? ज्यादा अस्थायी होगा। तीसरा है साम्य सांद्रता की गणना करने में। ठीक है, साम्य सांद्रता की गणना करने में, साम्य स्थिरांक के मान की गणना हो तो प्रोडक्ट, किसी भी अभिकारक से प्रोडक्ट के साम्य सांद्रता की गणना हम कर सकते हैं। गणना हम कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यह है साम्य स्थिरांक का महत्व। अब हम आपको बताएंगे
ध्यान दीजिएगा। समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनके अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनके अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक। तो ध्यान दीजिएगा, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनके अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक कैसे, ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल है HI का निर्माण निम्न समीकरण के अनुसार है। निम्न समीकरण के अनुसार है। H2 धन I2 इक्वल टू 2HI। क्लियर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, H2 का देखिए प्रारंभिक सांद्रता कितना है, A मोल है। I2 का कितना है, B मोल है। I2 का कितना है, B मोल है। इसका कितना है, 0 मोल है। H2 का प्रारंभिक सांद्रता A मोल, I2 का B मोल, HI का 0 मोल। साम्य पर यदि इसका यक्ष मोल विघटित हो जाता है, कितना मोल, यक्ष मोल, तो साम्य पर शेष बची मात्रा, ध्यान देंगे, साम्य पर शेष बची मात्रा यक्ष मोल विघटित होता है, ध्यान दीजिएगा। तो A में से x घट जाएगा, यानी A माइनस एक्स, B माइनस एक्स। तो यहाँ x मिलकर क्या बना लिया, 2x मोल बनाया कि नहीं बनाया। अब माना अभिक्रिया V लीटर के पात्र में हो रहा है, तो A माइनस एक्स अपान बी इंटू बी माइनस एक्स अपान बी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या है, V हो जाएगा। अब क्या करेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से तो क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओगे तो HI का वर्ग बटे मोलर कंसंट्रेशन H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, I2। अब HI के नीचे कितना है, 2x अपान v, इसका वर्ग कर दो, यानी 2x अपान v का होल स्क्वायर अपान, ये कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, a माइनस एक्स अपान वी इंटू बी माइनस एक्स अपान वी। तो a माइनस एक्स अपान वी इंटू बी माइनस एक्स अपान वी। ध्यान से देखिएगा, अब ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो 4x स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बटे a माइनस एक्स अपान वी इंटू b माइनस एक्स अपान वी। क्लियर है, v से v क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4x स्क्वायर अपान a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये मिल गया क्या, समीकरण का व्यंजक। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। HI का निर्माण निम्न समीकरण के अनुसार हुआ। H2 का A मोल, I2 का B मोल प्रारंभिक सांद्रता है, ध्यान दीजिएगा, यानी HI का 0 मोल है। अभी तो रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट में बदला नहीं, कुछ समय बाद यानी
साम्य पर शेष बची मात्रा, यदि ए का x मोल विघटित हुआ कितना बचा a माइनस एक्स, और अभिक्रिया v लीटर के पात्र में हो रही है तो a माइनस एक्स अपान बी। इसी प्रकार b माइनस एक्स अपान बी और x 2x मोल बनाया और अभिक्रिया v लीटर के पात्र में हो रही है तो 2x अपान बी हो जाएगा। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से Kc बराबर, ध्यान देंगे, HI का वर्ग अपान H2 इंटू I2 होगा। HI की वैल्यू रखेंगे यानी 2x अपान बी रखेंगे यानी 2x अपान बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। H2 I2 की वैल्यू रखेंगे a माइनस एक्स अपान बी, b माइनस एक्स अपान बी, तो यहाँ 4x स्क्वायर अपान बी स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू अपान बी इंटू बी माइनस एक्स अपान बी। भाई b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 4x स्क्वायर अपान a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये है HI के निर्माण। HI इनके अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है और इनके लिए है क्या, साम्य स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आज आप यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।